हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम दोनों ही कोर्सेज़ की होने वाली है, चाहे आप सेमेस्टर 4 के हों या आप सेमेस्टर 6 के हों। देखिए, ये जो बुक है ये सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 6 दोनों में ही है। एंड ये जो आपकी बुक है इसका नाम है इंटरमीडिएट माइक्रोनॉमिक्स टू पॉलिसी इश्यूज़। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, ये जो आपकी बुक है इसके जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एंड उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में किस तरह से आप मेन हेडिंग लिखेंगे। देखिए, आंसर सभी स्टूडेंट लिख लेते हैं, सबको पता है कि किस तरह से बनाना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि मेन हेडिंग क्या बनेगी। यानी मेन हेडिंग में ही स्टूडेंट फंस जाता है कि हेडिंग जो होगी वो क्या बनेगी। तो आज की इस पूरी ही वीडियोस में हम लोग चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे और उन चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करने के साथ साथ किस क्वेश्चन में क्या हेडिंग बनेगी ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको मोर ऐसी ही स्टडी देखने को मिलती रहें। ठीक है, एंड आप हमारे इन सभी हैंडल्स पे हमारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपकी स्टडी को और ज़्यादा ईजी बना देंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग ही अपनी पहली यूनिट नंबर 1 से करेंगे, जिसका नाम है हमारा फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज़। अगर ये हमारी यूनिट नंबर 1 होने वाली है, जिसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है मॉनिटरी पॉलिसी, ये हमारी जो चैप्टर नंबर 1 है वो होने वाला है फर्स्ट यूनिट का। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो है हमारा मौद्रिक नीति के उद्देश्य और उपकरणों की व्याख्या कीजिए। यानी जो मौद्रिक नीति होगी उसके जो उद्देश्य हैं, उसके जो उपकरण हैं, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, ये जो सब टाइटल्स या ये कहूँ सब जो हेडिंग्स हैं, सारी हेडिंग्स सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। तो ये सिर्फ हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस जो क्वेश्चन है इसके जो की पॉइंट्स होंगे, आपको पहले मूल्य स्थिरता बतानी होगी, फिर आर्थिक विकास बताना होगा, फिर आपको उपकरण जैसे कि कौन कौन से उपकरण है। तो पहला आप इसमें उपकरण लिखेंगे CRR, ये आपको उपकरण लिखना होगा। SLR, ये आपको उपकरण लिखना होगा। उसके बाद में आपको रेपो दर लिखनी होगी और रिवर्स रेपो दर आपको बतानी होगी, और उसके बाद में आपको MSF ये भी आपको बताना होगा। ये सारी दर आपको इस क्वेश्चन में बतानी होंगी। फिर उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन में भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रास्फीति लक्षण प्रणाली के बारे में बताना होगा, जो कि आपकी भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रास्फीति के बारे में होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको संचरण तंत्र के बारे में इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, चलिए अब इस जो चैप्टर है इसका जो सेकेंड क्वेश्चन बनेगा जो इम्पोर्टेंट है, उसमें आपका बनेगा सक्रिय और निष्क्रिय मौद्रिक नीति में अंतर स्पष्ट कीजिए उदाहरण सहित। यानी जो सक्रिय और जो निष्क्रिय जो मौद्रिक नीति होती है, यानी जो कार्य कर रही होती हैं और जो कार्य नहीं कर रही होती हैं, इन दोनों में जो मौद्रिक नीति होती है इनमें आपको अंतर बताना है, वो भी उदाहरण सहित। तो पहला आप जो हेडिंग बनाएंगे वो आपको लचीलेपन बनाम नियम आधारित, इसके ऊपर आपको हेडिंग बना के लिखना है। फिर दूसरी हेडिंग आपकी बनेगी विवेकाधीन निर्णय, ये आपको हेडिंग बनानी होगी। उसके बाद में आपको बताना होगा पूर्व नियमितता और पारदर्शिता के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। उसके बाद में आपको टेलर नियम बताना होगा। फिर आपको केंद्रीय बैंक की कार्य प्रणाली के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा, जो कि हमारी केंद्रीय बैंक की जो कार्य प्रणाली है वो भी आपको इस क्वेश्चन में बतानी होगी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा, जिसका नाम है मौद्रिक नीति में समय असंगतता क्या है, इसके प्रभाव सहित समझाइए। यानी जो हमारी मौद्रिक नीति है इसमें जो समय असंगतता होती है वो क्या होती है और इसका क्या प्रभाव होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, तो इसके जो की पॉइंट्स या फिर मेन जो पॉइंट्स होंगे वो आप इसमें पहला लिखेंगे समय असंगतता की परिभाषा, कि आखिर समय असंगतता होती क्या है, या आपको बताना होगा, क्योंकि यही पूछा गया है मेनली। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको किडलैंड और स्कार्ट सिद्धांत के बारे में आपको बताना होगा। फिर उसके बाद में आपको नीति की विश्वसनीयता के बारे में, और फिर उसके बाद में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के बारे में बताना होगा, और पूर्व दिशा निर्देश की भूमिका, ये आपको बताना होगा कि जो पूर्वीय दिशा निर्देश हैं उनकी क्या भूमिका है, क्या रोल है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 4, यह है हमारा नियम आधारित और विवेकाधीन नीति में क्या अंतर है समझाइए। यानी जो हमारे नियम आधारित और जो विवेकाधीन नीति होती हैं, ये जो दोनों ही नीति हैं इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट जो आपका की पॉइंट बनेगा वो होगा आपका टेलर नियम बनाम विवेकाधीन निर्णय। यानी देखिए, ये जो है
नियम आधारित ये जो है ये टेलर नियम बनाम के द्वारा दिया गया है। दूसरा है हमारा विवेकाधीन निर्णय। इन दोनों के बारे में आपको बताना होगा। दूसरा पॉइंट आपका होगा स्थिरता बनाम लचीलापन। दोनों में क्या स्थिरता है क्या लचीलापन है ये आपको बताना होगा। बाजार की अपेक्षा इसमें बतानी होगी कि बाजार की क्या अपेक्षा है या बाजार से क्या अपेक्षा की जाती है। उसके बाद में आपको संचार रणनीति के बारे में बताना होगा। फिर आपको केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता के बारे में आपको बताना होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा भारत की मौद्रिक नीति रूपरेखा की संरचना और कार्य प्रणाली को समझाइए। यानी जो भारत है इसकी जो मौद्रिक नीति रूपरेखा संचारण है या संचारण की जो कार्य प्रणाली है इसको आपको बताना है। तो पहला है आपका लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य। यानी जो लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य हैं वो आपको बताना होगा। उसके बाद में भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की भूमिका। यानी इस क्वेश्चन में आपको भारतीय रिजर्व बैंक के साथ साथ जो सरकार की भूमिका होती है वो भी आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका नीति रेपो दर बताना होगा। फिर आपको तरलता समायोजन सुविधा के बारे में बताना होगा। फिर उसके बाद में आपको मौद्रिक नीति समिति की भूमिका के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में हमारी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होती है जिसका नाम है ISPCMR मॉडल। यानी इन सभी मॉडल्स के बारे में आपको इस यूनिट में या ये कहूँ इस चैप्टर में चर्चा करनी होगी। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारा बनेगा ISPCMR मॉडल की संरचना और इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। यानी देखिए जब हमारे चैप्टर का नाम ही ये है या ये कहूँ चैप्टर ही हमारा ISPCMR जो मॉडल है इस पर आधारित है तो ये क्वेश्चन तो बनना जाहिर सी बात है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरह से इसके जो की पॉइंट्स है या इसमें आपको क्या बताना होगा। तो पहला आपको बताना होगा IS वक्र के बारे में, फिर आपको PC वक्र के बारे में बताना होगा, फिर आपको MR वक्र के बारे में बताना होगा, फिर केंद्रीय बैंक की जो भूमिका होती है इसमें ये बताना होगा, फिर इसमें मुद्रास्फीति लक्षित नीतियाँ होती हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी होगी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है IS वक्र के पीछे कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। यानी IS जो वक्र है इसके जो पीछे कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं या ये कहें इसकी जो व्युत्पत्ति है या उत्पत्ति है वो कैसे हुई। तो इसमें पहला आप लिखेंगे सामग्री या मांगों को आप इसमें लिखेंगे। दूसरा आप लिखेंगे सरकारी खर्च उपयोग निवेश। यानी जो सरकारी खर्च होते हैं उपयोग होते हैं निवेश होते हैं वो भी इसकी व्युत्पत्ति के कारण हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे बाजार दर और उत्पादन का संबंध। यानी जो बाजार दर है और जो उत्पादन है उसका क्या संबंध है, दोनों में क्या रिलेशन है ये आपको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे वस्तु बाजार संतुलन के बारे में आपको बताना होगा। फिर उसके बाद में आपको बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता बतानी होगी। यानी जो बंद अर्थव्यवस्था है इसकी क्या मान्यता होती हैं ये आपको बतानी होगी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलिप्स वक्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है, इसका महत्व क्या है बताइए। यानी जो फिलिप्स वक्र है इसकी जो व्युत्पत्ति है वो कैसे हुई ये आपको बताना है, उसका क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बतानी है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे मुद्रास्फीति और उत्पादन का संबंध। यानी जो मुद्रास्फीति होती है और जो उत्पादन है उसका क्या संबंध है ये आपको बताना है। उसके बाद में आपको बताना है रोजगार और वर्ग निर्धारण, ये आपको सेकेंड पॉइंट बनाना है। उसके बाद में आप बनाएंगे आपूर्ति पक्ष का व्यवहार। यानी आपूर्ति पक्ष जो होता है उसका क्या व्यवहार होता है। फिर उसके बाद में आपको बताना है फर्म की मूल्य निर्धारण नीति। यानी फर्म की जो मूल्य निर्धारण नीति होती है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में आपको अल्पकालीन जो समझौते होते हैं उनके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से अल्पकालीन समझौते हुए थे। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। वो है हमारा मौद्रिक नीति नियमों की संरचना में MR वक्र की उपयोगिता क्या है। यानी जो हमारा मौद्रिक नीति नियम है इसकी संरचना में जो MR वक्र है इसकी उपयोगिता में क्या महत्व है या इसका जो उपयोगिता है वो क्यों ज़रूरी है ये आपको बताना है। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण बताना होगा। फिर आपको बाजार दर समायोजना बतानी होगी। फिर केंद्रीय बैंक का अनुकूलन बताना होगा। उसके बाद में आप इसमें ऐड करेंगे आघातों पर मौद्रिक प्रतिक्रिया के बारे में आप बताएंगे। फिर इसमें आप स्थिरीकरण तंत्र के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। आपको ये सारे ही पॉइंट्स कवर करने होंगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका आर्थिक झटकों को स्थिर करने में ISPCMR जो मॉडल है इसका प्रयोग कैसे करते हैं ये समझाना है। यानी जो हमारे आर्थिक झटके होते हैं उस स्थिति में जो हमारे
पीसी और एमआर जो झटके होते हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है इस स्थिति को संतुलन करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको पहले मांग और आपूर्ति के झटकों के बारे में बताना होगा कि क्या मांग होती है, क्या आपूर्ति है, इसकी किस तरह से झटके होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको केंद्रीय बैंक की जो भूमिका है वो आपको बतानी होगी, फिर बाजार दर की जो नीति होती है वो आपको बतानी होगी, उत्पादन अंतर का सुधार बताना होगा कि उत्पादन जो अंतर है उसमें सुधार कैसे लाया जाता है, फिर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किस तरह से पाया जाता है ये आपको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो स्टार्ट हो जाता है। लेसन नंबर 3 का नाम है फिजिकल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट डिबेट। इसके ये आपका यूनिट का नाम हो जाता है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे भारत में राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी जो विकासशील देश होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताना है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोगों को भारत का जो राजकोषीय नीति है उसके उद्देश्य को, उसकी जो समालोचनात्मक विश्लेषण है वो आपको करके बतानी है। ठीक है, तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आर्थिक अस्थिरता के दौरान स्थिरीकरण के, किस तरह से जो आर्थिक अस्थिरता होती है उसके दौरान जो स्थिरीकरण है वो लाया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आय और संपत्ति का पुनर्वितरण, किस तरह से जो आय और संपत्ति है उसका पुनर्वितरण होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे रोजगार सृजन, किस तरह से रोजगार सृजन होता है। उसके बाद आप लिखेंगे कर के माध्यम से संसाधनों की जुटान, किस तरह से जो कर है उसके माध्यम से संसाधनों को जुटाया जाता है। उसके बाद में आप लिखेंगे पूंजी निर्माण व आधारभूत ढांचे का विकास, किस तरह से पूंजी निर्माण और आधारभूत जो ढांचा होता है उसका विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा सरकार के बजट बंधन की संकल्पना तथा राजकोषीय नीति निर्माण में इसकी महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में इसके महत्व के बारे में बताना है। तो पहला आप लिखेंगे बजट घटक और अधिशेष के बारे में आपको बताना है। दूसरा आपको राजस्व और व्यय का संबंध बताना है। उसके बाद में आपको वित्तीय पोषण के तरीके बताने हैं। फिर आपको नीति विकल्पों पर प्रभाव बताना है। फिर दीर्घकालीन स्थिरता के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में सरकारी ऋण में विभिन्न रूपों और उपकरणों की चर्चा कीजिए। यानी जो भारत है उसमें जो सरकारी ऋण होता है इसके जो विभिन्न रूप हैं, उपकरण हैं वो आपको बताना है। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे सरकारी बॉन्ड ट्रेजरी बिल, इसके बारे में आपको बताना होगा। दूसरा है आपका राज्य विकास ऋण के बारे में आपको बताना होगा। फिर आपको मुद्रास्फीति से जुड़े बॉन्ड के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा विदेशी मुद्रा ऋण के बारे में और शून्य कूपन बॉन्ड के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजकोषीय नीति के संदर्भ में रिकॉर्डियन समतुल्यता की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। यानी आपको इसमें रिकॉर्डियन जो समतुल्यता है उसके जो अवधारणा है उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको परिभाषा और पृष्ठभूमि के बारे में बताना होगा। उसके बाद में आपको तार्किक उपयोगिता व्यवहार के बारे में बताना होगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सरकारी उधारी पर प्रभाव, यानी सरकार की जो उधारी होती है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर वास्तविक जो सीमाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, फिर आपको उन वास्तविक सीमाओं के बारे में बताना होगा। उसके बाद में आपको प्रायोगिक सत्यापन के बारे में आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निजी विदेश पर सरकारी उधारी के भीड़ बहिर्गमन प्रभाव का परीक्षण कीजिए। यानी आपको इसमें जो सरकारी उधारी के भीड़ बहिर्गमन होते हैं इसका जो प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसमें बजट दर में वृद्धि बताएंगे कि किस तरह से बजट दर में वृद्धि होती है। फिर उसके बाद में आपको क्रेडिट की जो उपलब्धता होती है उसमें किस तरह से कमी आने लगती है और निजी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। दीर्घकालीन विकास पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, दीर्घकालीन का मतलब ये होता है कि जो हमारा लंबे टाइम तक विकास हो सके, तो उस विकास पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है और नीति की द्वंद्व स्थिति पैदा हो जाती है ये आपको बताना है कि किस तरह से जो नीति होती है उसकी द्वंद्व स्थिति पैदा होती है। उसके बाद में हमारा जो लेसन नंबर 4 है वो स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस एंड ट्रैप। ये हमारी जो लेसन नंबर 4 है वो स्टार्ट हो जाता है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूंजी आवंटन और खोजिम प्रबंधन में वित्तीय बजट की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो पूंजी बजट होता है और खोजिम प्रबंधन में वित्तीय जो बजट होता है उसकी जो भूमिका होती है उसका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे वित्तीय बजट के प्रकार कितने होते हैं ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पूंजी
जुटाव क्या होता है ये आपको बताना होगा। उसके बाद में आपको जोखिम का वितरण बताना होगा कि जोखिम का वितरण क्या होता है। उसके बाद में आपको तरलता प्रदान आपको बताना होगा। उसके बाद में आपको कुशल मूल्य निर्धारण आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय संकट के कारणों और प्रभाव को ऐतिहासिक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारे वित्तीय संकट होते हैं उसके जो कारण होते हैं, उसके जो प्रभाव होते हैं, उसको किस तरह से ऐतिहासिक उदाहरण के संदर्भ में हम उन्हें समझ सकते हैं। तो पहला आप लिखेंगे अत्यधिक जोखिम लेना, यानी अगर हम ज़्यादा जोखिम लें तो हम उसे समझ सकते हैं। सेकंड आप इसमें लिखेंगे संपत्ति बुलबुले के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अपर्याप्त विनियमन के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए 2008 संकट महामंदी आप इसमें लिख सकते हैं, या फिर आप बेरोजगारी जो जीडीपी पर प्रभाव डाले ऐसी बेरोजगारी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरलता फायदे की प्रमुख विशेषताओं और प्रभाव पर चर्चा कीजिए। यानी जो तरलता फायदे होते हैं इसकी जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं और इसका जो प्रभाव होता है ये आपको बताना है। तो परिभाषा और स्थिरता के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। शून्य बाजार दरें जो होती हैं वो आपको बतानी होगी। मौद्रिक नीति की जो अप्रभावशालीता होती है ये आपको बताना है कि किस तरह से जो मौद्रिक नीति है वो इस पर अप्रभावशालीता प्रभाव डालती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नकद की प्राथमिकता, यानी जो नकद होता है, जो नकद चीज़ें होती हैं उसकी क्या प्राथमिकता होती है, और इसमें आप जापान का उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, जापान में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखी जा सकती हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में अंतर कीजिए उदाहरण सहित। यानी आपको मनी मार्केट और जो कैपिटल मार्केट होती है इन दोनों में डिफरेंसेस करने हैं, दोनों के जो डिफरेंस है वो बताने हैं, वो भी एग्जाम्पल के साथ में। तो पहला आप इसमें लिखेंगे उपकरणों की परिपक्वता के बारे में आप बताएंगे, जोखिम और लाभ के बारे में बताएंगे, क्या जोखिम होते हैं, क्या लाभ होते हैं। उदाहरण के लिए आप इसमें टी बिल्स और बॉन्ड्स के बारे में आप बताएंगे, और भागीदारी के बारे में आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, उसके बाद आप इसमें विनायक ढांचे के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय बाजारों के कार्यों और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर इनके प्रभावों की समीक्षा कीजिए। यानी जो वित्तीय बाजार होते हैं इनके कार्य और व्यापक आर्थिक जो स्थिरता होती है इसके प्रभाव को आपको बताना है। तो इसमें पहला आप लिखेंगे पूंजी आवंटन के बारे में, दूसरा आप इसमें लिखेंगे तरलता निर्माण के बारे में, तीसरा आप इसमें लिखेंगे मूल्य खोजों के बारे में या मूल्य खोज के बारे में। उसके बाद में आपको जोखिम हस्तांतरण के बारे में बताना होगा। उसके बाद में आपको विकास में योगदान बताना होगा कि किस तरह से ये विकास में योगदान देते हैं, या फिर जोखिम में हस्तांतरण करते हैं, या फिर मूल्य खोज में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी होगी। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर ये कहूँ लेसन नंबर 5 है वो स्टार्ट होता है, जिसका नाम है ओपन इकोनॉमिक मंडल फ्लेमिंग मॉडल। ये जो आपका चैप्टर है इससे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा मंडल फ्लेमिंग मॉडल को स्पष्ट कीजिए और खुले अर्थव्यवस्था में इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। देखिए चैप्टर का नाम ही ये है, तो हमारा ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा कि जो आपका मंडल फ्लेमिंग मॉडल है ये आपको बताना होगा, और इसमें जो खुले अर्थव्यवस्था का प्रभाव या खुली अर्थव्यवस्था जो होती है उस पर आपको चर्चा करनी होगी। तो सबसे पहले आप इसमें IS और LM जो वक्र होता है इसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद में आपको विनियमन दर व्यवस्था के बारे में आपको बताना होगा। फिर उसके बाद में आपको पूंजी गतिशीलता के बारे में, और उसके बाद में आपको छोटी बनाम बड़ी खुली अर्थव्यवस्था के बारे में बताना होगा। उसके बाद में आपको संतुलन स्थिरता के बारे में आपको बताना होगा, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लोटिंग विनिमय दर के तहत एक छोटी खुली अर्थव्यवस्था में विस्तारवादी राजकोषीय नीति के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको इसमें जो विस्तारवादी राजकोषीय नीति होती है इसके प्रभाव का विश्लेषण करना है। तो इसमें पहला आपको IS वक्र में बदलाव के बारे में लिखना होगा, दूसरा आपको मुद्रा की सराहना के बारे में आपको लिखना होगा, तीसरा आपको निर्यात पर प्रभाव बताना होगा। उसके बाद में आपको उत्पादन संतुलन के बारे में और नीति की सीमाओं के बारे में फिर आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नियम बनाम फ्लोटिंग विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत मौद्रिक नीति की कार्य प्रणाली की चर्चा कीजिए। यानी ये जो हमारी नियम बनाम फ्लोटिंग विनिमय दर है इसमें जो हमारी व्यवस्था है या ये कहें इसमें जो हमारी आंतरिक मौद्रिक नीति है इसकी कार्य प्रणाली की चर्चा करनी है। तो इसमें फर्स्ट आपको या सबसे पहले आपको LM जो वक्र व्यवस्था है उसके बारे में बताना होगा। उसके बाद आपको बजट दर में जो हेरफेर होती है उसके बारे में बताना होगा, पूंजी प्रवाह के बारे में आपको बताना होगा, नीतियों की प्रभावशालीता के बारे में और मुद्रा स्थिरता के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा
ISLMCF ढांचे का उपयोग करते हुए एक बड़ी खुली अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में ISLM और CF का जो ढांचा है, इसकी जो बड़ी खुली जो अर्थव्यवस्था है या खुली अर्थव्यवस्था में जो राजकोषीय नीति है, इसका जो मूल्यांकन है वो आपको करना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपको CF और R की कार्य प्रणाली के बारे में बताना होगा, बजट दर और विनिमय दर पर जो प्रभाव पड़ता है वो बताना होगा, नियम निर्माता के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में आप बताएंगे विश्व व्यवहार के बारे में और उत्पादन समायोजना के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मेडल फ्लेमिंग मॉडल में नियमित दर की व्यापक आर्थिक प्रभाव की परीक्षण कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में इसके बारे में बताना होगा। और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट बनाएंगे वो आप बनाएंगे मौद्रिक स्वतंत्रता की हानि के बारे में। दूसरा आप बताएंगे व्यापार संतुलन पर प्रभाव के बारे में। फिर आपको आरक्षित नीतियों के माध्यम से समायोजना के बारे में बताना होगा। फिर राजकोषीय नीतियों की प्रधानता के बारे में आप बताएंगे और दीर्घकालीन जो स्थिरता होती है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो लेसन नंबर 6 है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम है एक्सचेंज रेट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। यह आपका चैप्टर का नाम हो जाता है। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है हमारा नामात्र और वास्तविक विनिमय दर में अंतर तथा इसके निर्यात और आयात पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। यानी आपको नामात्र और वास्तविक जो नियमित दर होती है इसमें क्या अंतर है ये आपको बताना है, और निर्यात और आयात में क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप बनाएंगे इसमें नामात्र विनिमय दर की परिभाषा आपको बतानी होगी। उसके बाद में आपको वास्तविक विनिमय दर की जो परिभाषा है वो बतानी होगी। फिर उसके बाद में आपको R इक्वल टू NER मल्टीप्लाई P के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको उच्च RER में कम निर्यात के बारे में आपको बताना होगा। उसके बाद में आपको RER और शुद्ध निर्यात का उल्टा जो संबंध होता है ये आपको बताना होगा, और घरेलू व विदेशी जो वस्तुएं का प्रभाव होता है ये आपको बताना होगा। यानी जो हमारे डोमेस्टिक और जो हमारे फॉरेन्स गुड्स होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ बताना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विनिमय दर निर्धारण में क्रम शक्ति समानता PPP की अवधारणा और प्रयोग की चर्चा कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में विनिमय दर निर्धारण में क्रम शक्ति जो समानता होती है यानी PPP जो होती है उसकी अवधारणा के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे PPP की जो परिभाषा होती है वो, फिर उसके बाद में पूर्ण एवं सापेक्ष PPP में अंतर, यानी इसमें आपको अंतर बताना होगा। फिर उसके बाद में आपको एक मूल्य का सिद्धांत बताना होगा। फिर आपको वास्तविक जीवन उदाहरण जैसे मैक सूचकांक के बारे में आपको बताना होगा। फिर मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में और दीर्घकालीन जो समायोजना प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वो हमारा बाजार दर समानता सिद्धांत क्या है, उदाहरण सहित समझाइए कि बाजार दरों का अंतर विनिमय दर को कैसे प्रभावित करता है। जो बाजार दर समानता सिद्धांत है वो क्या है और ये किस तरह से जो हमारी बाजार दर है उसको प्रभावित करती है, उसमें विनिमय दर में क्या अंतर है ये आपको बताना है, उसका क्या प्रभाव होता है। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे बाजार दर समानता की परिभाषा आपको बतानी होगी। कवर्ड और अनकवर्ड IRP के बारे में आपको बताना होगा। फिर आपको मूल्य लाभ के अवसरों के बारे में आपको बताना होगा। फिर उसके बाद में आपको बाजार दर के अंतर पर पूंजी का प्रभाव जो है वो आपको बताना होगा, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आप इसमें लिखेंगे वो होगा आपका मुद्रा का मूल्य बढ़ना या घटना। यानी जो मुद्रा होती है, जो पैसे होते हैं उनका जो मूल्य होता है, उनका जो एक तरह से उनकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ी या घटी ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट उदाहरण के रूप में आप इसमें लिखेंगे भारत और अमेरिका के बाजार दर परिदृश्य, यानी जो भारत है और जो अमेरिका है इन दोनों का जो बाजार दर है उसके बारे में आपको बताना होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भुगतान संतुलन के परिसंपत्ति बाजार और मौद्रिक दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी आपको इसमें भुगतान संपत्ति और परिसंपत्ति बाजार और मौद्रिक जो दृष्टिकोण है उसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो इसमें आप लिखेंगे परिसंपत्ति बाजार दृष्टिकोण की परिभाषा आपको बतानी होगी, मौद्रिक दृष्टिकोण की परिभाषा आपको बतानी होगी और मूल जो अवधारणा है वो आपको बतानी होगी। उसके बाद में आपको BOP में मुद्रा की मांग और आपूर्ति का प्रभाव बताना होगा कि किस तरह से BOP में मुद्रा की मांग होती है और उसकी जो आपूर्ति है उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना होगा। उसके बाद में आपको कई वित्तीय परिसंपत्तियों की भूमिका के बारे में आपको बताना होगा। फिर आपको इसमें तुलनात्मक जो विश्लेषण है यानी जो कंपैरिजन है वो आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है जो कि है हमारा कौन बुश
ओवरशूटिंग मॉडल की कार्यप्रणाली और विनिमय दर निर्धारण में इसके प्रभाव को समझाइए, यानी आपको इसके प्रभाव जो है उसको समझाना है। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे ओवरशूटिंग मॉडल की संक्षिप्त जानकारी, यानी जो ओवरशूटिंग मॉडल है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देनी होगी, छोटी सी। स्थिर मूल्य और लचीले विनिमय दर के बारे में बताना होगा, उपेक्षाओं और प्रभाव के बारे में बताना होगा, लघु अवधि और दीर्घ अवधि का जो प्रभाव होता है ये आपको बताना होगा, आरेख द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, यानी आपको यहाँ आरेख का भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। यानी आप इसमें आरेख का यूज़ करेंगे, फिर आपको नीतिगत जो प्रभाव होते हैं वो आपको बताने होंगे। एंड यहाँ देखिए आपकी जो फुल बुक है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी भी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसमें किस तरह से आप पॉइंट्स बनाएंगे, ये सभी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में या कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसे चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा ऐप भी है जिससे आप अपनी स्टडी और भी ज़्यादा इजी कर लेंगे। ये आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि आपकी स्टडी को और ज़्यादा इजी करेगा, जहां आपको स्टडी मटेरियल, हमारे नोट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, क्वेश्चन पेपर वगैरह, जिससे आप अपनी स्टडी और सिलेबस वगैरह, जिससे आप अपनी स्टडी को और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।